जन्नत के पत्ते बाब नंबर 14। वो एकदम उठ कर बैठ गई, सांस रोके बिना पलक झपके वो यकटुक उसे देखने लगी। फिर अचानक बहुत से आंसू उसकी आंखों से टप टप गिरने लगे। जहान, आई एम सॉरी, वो भीगी आवाज में कहती उसी तरह उसे देख रही थी, कहीं पलक झपकने पे मंजर गायब न हो जाए। मैंने वो सब जानबूझकर नहीं, मैं बस गुस्से में। मेरी बात सुनो, उसी धीमे लहजे में कहते हाथ उठाकर उसने हया को खामोश रहने का इशारा किया। तुम्हारी सारी बातें ठीक थी, तुमने सही कहा था, मैं वाकई बहुत दफ़ा बहुत गलत चीज़ें कर जाता हूँ। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो उसने एहतिजाजन कुछ कहने की सही की, मगर वो नहीं सुन रहा था। मैं जानता हूँ कि मैं कोई हर वक्त हंसने मुस्कुराने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं पहले भी बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ, एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, मुझे दूसरों के दिल रखने नहीं आते। मैं लोगों पे जल्दी यकीन नहीं करता, शक करता रहता हूँ, और मेरी जॉब ने मुझे ज़रा सा बेहस बना दिया है। मैं अब बहुत प्राइवेट पर्सन बन गया हूँ, या शायद हमेशा से ऐसा था। क्या तुमने दोपहर से कुछ खाया? अपनी रो में कहते एकदम से उसने पूछा। अगर वो तवक्कुफ के बाद इस्तफसार करता तो वो ये कह देती कि उसने खाया है, मगर वो हमला इतना शदीद था कि उसका सर खुद ब खुद नफ़ी में हिल गया। नहीं, हाँ, बस मुझे भूख नहीं थी। उसने बात बनाने की कोशिश की, अब वो आंसू पहुंच चुकी थी, और ये उसके लिए खजालत का बायस होता अगर वो जान लेता कि हया ने उसकी वजह से तब से कुछ नहीं खाया, मगर वो जान चुका था। नहीं, तुमने कुछ नहीं खाया, और मुझे पता है कि लोगों से जवाब कैसे बुलवाए जाते हैं। वो मेज़ के किनारे से उठा और दूसरे कोने में रखी अंगीठी की तरफ गया। वहाँ एक छोटी सी मेज़ पे बहारे के पॉपकॉर्न के 2 पैकेट पड़े थे, और ऊपर दीवार में एक बिल्ट इन माइक्रोवेव ओवन नस्ब था। कैसे उगलवाए जाते हैं, उसकी पुश्त को देखते हुए वो वहीं बैठे बैठे बोली। वो अब माइक्रो ओवन का ढक्कन खोले खड़ा पॉपकॉर्न का एक पैकेट, पतला सा पैकेट अंदर रख रहा था, जिसमें सिर्फ मकई के दाने थे। टाइम सेट करके उसने ओवन का ढक्कन बंद कर लिया, अब स्टार्ट किया और वापस उस तक आया। अगर तुम किसी से सच बुलवाना चाहती हो, फर्ज करो अपने अब्बा से, तो उनसे सवाल तब पूछा करो जब वो ड्राइव कर रहे हों। ड्राइव करते हुए लोग अमूमन सच बोलते हैं, और मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? वो बस बात को तूल देना चाहती थी, ताकि जहान पिछली बात भूल जाए और वो अपने अल्फाज दोहराने जाने की शर्मिंदगी से बच जाए। झूठ बोलने वाले के चेहरे पे 10 अदद बहुत वाज़ेह निशानियां आ जाती हैं उस वक्त जब वो झूठ बोल रहा होता है। ओरज़ू की आवाज़ के साथ चल रहा था मकई के दाने, अवंजू की आवाज़ के साथ चल रहा था मकई के दाने चटकने की आवाज़ वक्फे वक्फे से सुनाई दे रही थी। एक तो हो गई निगाहें चुराना, बाकी वो कौन सी होती हैं? वो अब सोफे पे पाँव नीचे करके दुपट्टा ठीक से शानों पे फैलाकर जरा तमीज से बैठ चुकी थी। खुले बाल चेहरे के दाएं जानिब आगे को डाल दिए थे। जामनी प्लेन लंबी कमीज, जैतून रंग दुपट्टे और चूड़ीदार की हमराह में उसके चेहरे को बशाशत नहीं दे पा रही थी। मुतहरम आंखें और जर पड़ती रंगत सारी दोपहर की कहानी वाज़ह थी। निगाहें चुराना नहीं, लोग झूठ बोलते हुए निगाहें नहीं चुराते, यह तासुर गलत है। इनफैक्ट झूठ बोलते हुए लोग आपकी आंखों में ज़रूर देखते हैं, और वहीं से वो पकड़े जाते हैं। तुमने आखिरी दफ़ा सच कब बोला था? कमरे में अब भुनी हुई मकई की खस्ता से खुशबू फैलने लगी। अभी 1.5 मिनट पहले, जब मैंने कहा था तुम्हारी सारी बातें ठीक थीं। चलो जी। वो फिर वहीं पहुंच गया। जहान, आई एम सॉरी, मैंने वो दिल से नहीं कहा था, लेकिन मैं दिल से ही कह रहा हूँ, तुमने ठीक कहा था। शायद ये वाकई हमारा आखिरी सफ़र हो। ओवन का जोर का पटाखा हुआ, शीशे की डिश में रखे पैकेज में पड़ा कोई दाना भुनकर फूल गया था, शायद उसके अंदर भी कुछ सुलगा था। ऐसे मत कहो, वो तड़प कर उसे रोकना चाहती थी। वो कहना चाहती थी कि अगर वो नहीं चाहता तो वो उधर नहीं रुकेगी, सुबह होते ही उसे छोड़कर चली जाएगी, मगर वो नहीं सुन रहा था। तुमने सही कहा था, हर वक्त की प्लानिंग ठीक नहीं होती। मेरे मंसूबे भी बहुत दफ़ा मुझ पे ही उल्टे पड़ते हैं। अब वो वक्त आ गया है कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मुझे उस चीज़ से बाज आ जाना चाहिए, या कम अज़ कम उस सफ़र के लिए ही सही। वो सांस लेने को रुका। मैं तुम्हें हमेशा से वो सब बताना चाहता था, मगर नहीं बता सका। मुझे मालूम था कि मेरी बात नहीं समझोगी, जिसे कल रात से नहीं समझ रही, मगर तुम भी सही हो, मुझे हर वक्त अपनी मर्जी नहीं ठोसनी चाहिए। जहान, वो उसे मजीद बोलने से रोकना चाहती थी। उसका अपना दिल भी ओवन के शीशे की प्लेट की तरह गोल गोल घूमता किसी मंझधार में डूबता चला जा रहा था। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं तुम्हें वो सब बताना चाहता था जो मैंने उस वीडियो में महफूज किया था, मगर मैं ये नहीं कर सका। मैं कुछ पा लेने के बाद खोने से डरता था, या शायद मुझे तुम पे एतबार नहीं था कि तुम मुझे समझोगी। अब शायद तुम समझो, मगर इस वक्त तुम ना समझती। वो ठीक कह रहा था, इस वक्त वो वाकई ना समझ पाती, मगर अब वो ऐसी बातें ना करे, उसका दिल दुख रहा था।
जो हो गया सो हो गया, मैं वो सब दोबारा नहीं दोहराना चाहता। अब भी मुझे तुम्हारे यहाँ रहने से कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए फिक्रमंद था कि मुझे कल अंकारा जाना है 1 हफ्ते के लिए, फिर वापस कप्पादोक्या के आ जाऊंगा और कुछ दिन बाद वापस अपने मुल्क चला जाऊंगा। मुझे सिर्फ यही परेशानी थी कि तुम मेरे बाद इधर अकेली ना रहो। वैसे भी तुम कप्पादोक्या देखने के लिए आई हो, मेरे लिए नहीं। यहाँ वो जरा थकान से मुस्कुराया। हया का दिल चाहा कह दे नहीं मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, मगर अना और खुददारी दीवार बन गई। मैं अकेली नहीं हूँ कहने के साथ उसने एक बिस्तर पे गुलाबी पर्दे के पीछे सोती बहारे पे डाली। ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। फिर एकदम वो चौंकी, कहीं तुमने उन्हें नहीं कहा कि मेरा ख्याल रखें? अब इतना फारिग नहीं हूँ कि मैं हर जगह तुम पर नजर रखूंगा। मौलूद बे इस इलाके के डिस्ट्रिक्ट चीफ हैं और ये अपने हर गाहक के साथ ऐसे ही पेश आते हैं। मेहमान नवाज तुर्क कौम लेकिन तुमने अच्छा किया कि उनकी होटल आई। ये काफ़ी महफूज और अच्छा होटल है। ऐसे मशकूक नज़रों से मत देखो मुझे। मैंने वाकई उनको कुछ नहीं कहा। वो ज़रा खफा हुआ तो हया निशानी धीरे से उचकाए। ओवन कब का बंद हो चुका था। सारे कमरे में भुने मकई के दानों की खुशबू फैली थी। तो अब मैं यहाँ रह सकती हूँ? हाँ, जब तक चाहो रह लो। कल मैं चला जाऊँगा। वापसी तक अगर तुम यहीं हुई तो हम दोबारा मिल लेंगे। अंकारा क्यों जाना है? उसने एक फितरी तौर पर जहन में आने वाला सवाल पूछा था, मगर जहां चंद लम्हे बाद खामोश नजरों से उसे देखता रहा था। एक काम है। कैसा काम? उसके अंदाज में कुछ था कि वो पूछे बिना ना रह सकी। एक काम अधूरा छुड़ाया था जब अब्बा की डेथ हुई थी। तब मैं इसीलिए जर्मनी में था। अब मेरे पास चंद दिन हैं तो सोचा उसको मुकम्मल कर लूँ। बात ख़त्म करके वो कुछ देर उसे देखता रहा, जैसे वो उसके इस्तफसार का मुंतजर था, जैसे अगर वो पूछे तब भी वो नहीं बताएगा। फिर भी वो चाहता था कि वो पूछे। मैंने चंद लम्हे सोचा, फिर इस बात में सर हिला दिया। ओके, बात ख़त्म। उस मौजू के ना खरीदने का फैसला किया था। मगर अब ऐसे मत कहना कि यह हमारा आखिरी सफ़र हो सकता है। गलत नहीं कह रहा। मैं तुर्की दोबारा नहीं आ सकूंगा। तुर्की के लिए अब नाकारा हो चुका हूँ। सो इस मुल्क में हो सकता है ये आखिरी कह रही हूँ ना। ऐसे मत कहो। वो सोफे पर अपने दोनों इतराफ हथेलियाँ रखकर उठने लगी तो जहान ने रुकने का इशारा किया। 1 मिनट, मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। वो उठते उठते वापस बैठ गई। जितने दिन हम साथ हैं सब कुछ मेरी मर्जी से मिले होगा। सारे प्रोग्राम, सारे शेड्यूल्स, कहाँ मिलना है, कहाँ जाना है, सब मैं डिसाइड करूंगा और तुम किसी बात से इनकार नहीं करोगी। हाँ, इस बात में सर हिला दे। उसका इजाज़त देना ही बहुत था। अब क्या बहस करती? क्या तुम पॉपकॉर्न खाओगे? वो उठ खड़ी हुई। जहां ने नफी में सर हिलाते हुए होले से हाथ से कैनपटी को मसला। शायद उसके सिर में दर्द था। मैं बस चलूंगा। वो उठा, दीवार से लगे स्विच बोर्ड पे लाइट का नॉब घुमाया, जैसे हमारे यहाँ पंखे के नॉब होते हैं। कमरे में जलता हुआ जर्द बल्ब मध्यम होता गया। फिर उसने खिड़की का पर्दा जरा सा सरका कर बाहर देखा। हया ने ओवन का ढक्कन खोला और गरम गरम फूला हुआ पॉपकॉर्न का पैकेट निकाला। जहां तब तक खिड़की के सामने से हटकर दोबारा से बत्ती तेज कर चुका था। अगर डीजे होती तो कहती कि ऐसी बत्तियां हमारी यूनिवर्सिटी में भी पाई जाती हैं, लेकिन अगर वो होती तो फिर क्या ही था। आशियाना के नए मेहमान आ गए हैं गालिबन। बाहर रशे, उसके छठे का इंतजार करना होगा। वो सोफे पे उसी जगह बैठते हुए बोला जहां अभी वो बैठी थी। तुम थके हुए लग रहे हो, चाहो तो लेट जाओ, मैं आती हूँ। उसे वहीं छोड़कर वो ड्रेसिंग रूम में आई ताकि वहां सिंगार मेज पे रखा शीशे का बड़ा प्याला उठा ले। उस जगह पे फर्श पे अभी तक कफशां के जरा दिखाई देते थे, हालांकि पनार ने साफ भी किया था। प्याला उठाते हुए उसने आईने में खुद को एक नजर देखा तो झटका सा लगा। सुर्ख मोहतरम आंखें, जरपड़ता चेहरा। अल्लाह अल्लाह, वो इतनी देर से ऐसी लग रही थी। वो भी क्या कहता होगा कि वो उसके गम में रो रही थी। प्याला छोड़कर वो बाथरूम में गई। सिंक के ऊपर झुककर मुंह से पानी के छींटे मारे, फिर तौलिए से चेहरा थपथपाया, बाल ब्रश किए और जरा खुद को कंपोज करती बाहर आई। जहान उसी तरह सर हाथों में दिए बैठा था। जहान, उसने मुहताज अंदाज में पुकारा। जहान ने उसी पल सर झुकाए झुकाए हाथ के पुश से होंठों के ऊपर छुआ। खून के कतरे। वो खड़ी की खड़ी रह गई। जहान, तुम्हारे नाक से खून आ रहा है। वो बिना कुछ कहे तेजी से उठा और बाथरूम की तरफ लपका। हया मुत्तहिर से पीछे आई और खुले दरवाजे से देखा। टूटी फुल खोले वो सिंक पे झुका, नाक और चेहरे पे पानी डाल रहा था। वहां खड़े होना उसे मुनासिब न लगा तो वापस सोफे पे आकर बैठ गई। पता नहीं उसे क्या हुआ था। इससे अचानक चंद लम्हे गुजरे तो वो तौलिया से गीला चेहरा खुश करता बाहर आया। क्या हुआ था? वो फिक्रमंदी से उसे देखने लगी। वो जवाब दिए बिना उससे जरा फासले पे सोफे पे बैठा और तौलिया उसके हाथ पे डाल दिया। नेक सिर क्यों फूटी? इतनी गर्मी तो नहीं है। क्या पहले भी ऐसे कभी हुआ था? कितने सवाल करती हो? वो जैसे उकता गया। जितने भी करूं मुझे हक है उसका। अब बताओ क्या हुआ था। जहां ने नकाहत भरी नजरों से उसे देखा और फिर चंद लम्हे तक यूं ही देखता रहा। ऐसे ही अभी वो अंकरा के काम के मुतल्लिक बात करते हुए देख रहा था।
اردو میں بات کرتے ہیں حیا، وہ جاگ رہی ہے۔ حیا نے چونک کر بہارے کی طرف گردن موڑنی چاہی تو وہ جیسے گڑبڑا کر بولا، ہاں اب تم اس کو دیکھنے لگ جاؤ تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ سوری اس کی گردن خفیف سے آدھے رستے سے پلٹ آئی۔ مگر تمہیں کیسے پتہ کہ وہ جاگ رہی ہے؟ اس کے پاؤں کا انگوٹھا تناؤ کی پوزیشن میں ہے، پیشانی پہ پڑے بل اور پلکوں کی لرزش۔ مجھے پتہ ہے وہ نہیں سو رہی، وہ مجھے دیکھتے ہی سوتی بن گئی تھی۔ اسے ڈر ہے کہ میں اسے ڈانٹوں گا۔ یہ آدمی بینا کبھی کسی کو انسانوں کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اچھا اب بتاؤ تمہیں کیا ہوا تھا؟ نیک سر پھوٹنے کی وجہ کوئی عام سی ہو سکتی تھی، مگر اس کا انداز اس بات کا غماز تھا کہ کچھ ہے جو وہ چھپانا بھی چاہتا ہے مگر بتانا بھی چاہتا ہے۔ چند لمحے وہ بالکل خاموش رہا۔ مکئی کے دانوں کی خوشبو ہر گزرتے پل باسی ہوتی گئی۔ پھر اس نے دھیرے سے کہنا شروع کیا، انقرہ میں میری سرجری ہے، انٹراکرینٹیل کھوپڑی کو کھول کر جانے والی سرجری۔ اس نے رک کر حیا کے تاثرات دیکھے۔ وہ بنا پلک جھپکے سانس روکے اسے منتظر سے دیکھ رہی تھی۔ جب میں ریل میں تھا تو ادھر مجھے آنکھ کے قریب ایک زخم آیا تھا، یہاں ایک کیل گھس گئی تھی، 1.1 کی کیل۔ یہ سر درد اور کچھ عرصے سے نیک سر پھوٹنے کی تکلیف، یہ سب اسی کی وجہ سے ہے۔ اس کو نکالنے کی سرجری کروانی ہوگی، نہ کروائی تو یہ مسلسل درد اور اس کے آگے نیوٹرل کرنے کا خطرہ رہے گا، اور اگر سرجری ناکام ہوئی تو بھی نہیں جا سکتی ہے، یا مستقل معذوری۔ جب ابا کی ڈیتھ ہوئی تب میں اس لیے جرمنی میں تھا، مگر تب میں ہمت نہیں کر سکا۔ اچھا، جہان کی توقع کے برعکس حیا نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ کوئی شدید تاثر دیے بغیر وہ بولی، پہلے جرمنی سے کروانے گئے تھے تو اب انقرہ سے کیوں؟ ان دنوں میرا ترکی سے باہر رہنا ضروری تھا، جبکہ مجھے کچھ دن ادھر لگ جائیں گے۔ میں اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ کل میری سرجری ہے، میں 1 گھنٹے بعد انقرہ کے لیے نکل جاؤں گا۔ اگر سب ٹھیک ہو گیا تو واپس آ جاؤں گا۔ تب تک میں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ ابھی ہماری ڈیل ہوئی ہے کہ میں یہاں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ نہیں، ہماری بات کپادوکیا کی ہوئی تھی۔ وہ قطعیت سے کہتا منع کرنا چاہ رہا تھا، مگر وہ کچھ نہیں سن رہی تھی۔ تم نے کہا تھا یہاں، اور یہاں سے مراد میں نے ترکی لیا ہے۔ ہماری ڈیل ترکی کی ہوئی تھی۔ جب تک میں یہاں کی ترکی میں ہوں، ادھر رہ سکتی ہوں۔ تم بتاؤ کون سا ہاسپٹل ہے اور کب جانا ہے؟ وہ اتنے اٹل لہجے میں کہہ رہی تھی کہ وہ زیادہ دیر تک نہ کر پایا۔ اس کا کیا کرو گی؟ اس نے ذرا تذبذب سے بنا اشارہ کیے بہارے کا پوچھا۔ فکر نہ کرو، اسے ہاسپٹل نہیں لاؤں گی، کچھ کر لوں گی، بس تم مجھے شیڈول سمجھاؤ۔ وہ پھر اس کی کہی ہر بات نوٹ کرتی گئی۔ جب ساری باتیں ختم ہو گئی اور پاپ کارن کی خوشبو ہوا میں رچ بس کر فنا ہو گئی تو وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ آشیانہ کے ذہن کا رشب چھٹ چکا تھا۔ تم ایک دفعہ پھر سوچ لو کہ تم میرے ساتھ آنا چاہتی ہو یا نہیں۔ میں تمہیں اپنی وجہ سے مسئلوں سے دوچار نہیں کروانا چاہتا۔ دروازے پہ پہنچ کر وہ یہ کہنے کے لیے رکا تھا، اب جاؤ اور میرا وقت ضائع مت کرو، مجھے صبح کے لیے پیکنگ بھی کرنی ہے۔ اس کے باہر نکلتی اس نے زور سے دروازہ بند کیا، پھر اسے لاک کر تیزی سے باتھ روم کی طرف آئی۔ دونوں ہاتھ بیسن کے دہانوں پر رکھے، چہرہ جھکائے، چند گہرے سانس لے کر اس نے خود کو کمپوز کرنا چاہا۔ اتنی دیر سے جہان کے سامنے جتنے ضبط اور مشکل سے اس نے جو آنسو روک رکھے تھے وہ تیزی سے ابل پڑے۔ وہ ایک دم دبی سسکیوں سے رونے لگی تھی۔ 5 سال سے وہ اس کی تکلیف میں مبتلا تھا اور اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ وہ کیوں ہر دکھ اپنے اندر رکھتا ہے؟ کیوں باقی سب کی طرح غموں کا اشتہار لگا کر ہمدردیاں نہیں سمیٹتا تھا؟ کتنی ہی دفعہ سائمت آئی، تایا فرقان، حتیٰ کہ ابا نے بھی اسے جتایا تھا کہ وہ اپنے باپ کے جنازے پہ نہیں آیا۔ وہ آگے سے چپ رہا تھا، ایک دفعہ بھی نہیں بتایا کہ وہ اس وقت آپریشن ٹیبل پہ تھا۔ کیوں تھا وہ ایسا کہ وہ محبت لینے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا اور پھر بھی اس سے محبت ہو جاتی تھی؟ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو سنک کے دھانے سے لٹک کر جالی دار بھنور تک پھسل رہے تھے۔ وہاں ایک کونے میں خون کا ایک ننھا سا قطرہ ابھی تک لگا ہوا تھا۔ جہان نے سارا سنک صاف کر دیا تھا، مگر یہ پھر بھی رہ گیا تھا۔ اس نے انگلی کے پورے پہ وہ قطرہ اٹھایا اور ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا اس کے ملک کے جوانوں کا خون اتنا ارزاں تھا کہ یوں ہی بہتا رہے گا اور کسی کو فرق بھی نہ پڑے؟ زندگی بھی بعض دفعہ ہم سے بھاری بساط سے بڑھ کر قربانی مانگ لیتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو وہ صوفہ جہاں کچھ دیر قبل چاندی کے مجسموں کا بسیرا تھا، اب ادھر اس کی چھوٹی بلی بیٹھی پاپ کارن کے پیالے سے ایک دانہ اٹھا کر منہ میں ڈال رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر معصومیت سے مسکرائی، کھاؤ گی؟ ساتھ ہی پیالہ بڑھایا، نو تھینکس۔ اس کی بھوک مر گئی تھی، اور بھی بہت کچھ مر گیا تھا۔ وہ اپنا بیگل مار سے نکالنے لگی۔ عبد الرحمن سے تم پہلے بھی ملی تھی نا، اور تم نے مجھے نہیں بتایا، کیا اس نے میرے بارے میں کچھ کہا؟ بہارے، ہم انقرہ جا رہے ہیں۔ پاپ کارن کا ٹونگتا اس کا ہاتھ رک گیا۔ بھوری آنکھوں سے میں شدید تحیر در آیا۔ کیوں؟ بس ایک کام ہے مجھے، کچھ پیپر ورک کا مسئلہ ہے، 2-4 دن واپس آ جائیں گے۔ اس کی تسلی کو سمجھ کر کے مطابق جواب دیتی وہ اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ بہارے الجھی سی بیٹھی رہ گئی۔ پاپ کارن کا پیالہ اس نے بے دلی سے میز پر رکھ دیا۔ اسے کھانا شاید ان تینوں میں سے کسی کا نصیب نہیں تھا۔